गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो जनवरी बोलती हूँ, दिसंबर का जो सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो, जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन। जैविक प्रक्रियाएं मतलब जितने भी जीवित जीव हैं उनमें पोषण कैसे होता है, उनमें परिवहन कैसे होता है, उनमें उत्सर्जन कैसे होता है और उनका उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, श्वसन और उत्सर्जन। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, सभी सजीवों में कुछ जैविक प्रक्रियाएं जैसे कि परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती है जो कि उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। हम खाना खाते हैं तो हमको पोषण मिलता है। हमारे शरीर में जो खून है वो लगातार बहते रहता है। बहता रहता है का मतलब चोट लग गई तो बहने वाला नहीं है, मतलब कि हमारे शरीर में ऊपर से नीचे जो ब्लड है ना वैसे गोल गोल घूमते रहता है, उसी को बोला जाता है परिवहन। ठीक है, श्वसन, हम सांस लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चलो हम सोते हैं तो 1 घंटे सांस नहीं लेते, ऐसा पॉसिबल है क्या। और हम जो खाते पीते हैं और हमारे शरीर में जो चीज़ काम की नहीं है उसका क्या करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं। ये सभी में होता है जैविक प्रक्रिया। जैविक मतलब ये पेड़ पौधों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, अब उसके बाद है, इसको तो तुम जब पढ़ोगे ना तो तुम लोगों को समझ आएगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है उत्पादक और एक दिया उपभोक्ता। उत्पादक का मतलब क्या होता है, जो खुद से बनाते हैं कोई नया चीज़, तो खुद से नया चीज़ बनाते हैं सिर्फ कौन, पेड़ पौधे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे। क्योंकि हम पेड़ पौधे लगाते ज़रूर हैं अपने घर में, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि चलो पेड़ पौधा नया बना दो बिना किसी बीज का, तो बना सकते हैं क्या, हम नहीं बना सकते ना। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप ही अपना खाना बनाते हैं, अपना सारा काम खुद करते हैं, वो किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, बस जो है तो उनको क्या बोला जाता है, उत्पादक। और इनका जो चीज़ रहता है, जैसे इनका फल है, फूल है, इनकी सब्जियां हैं, हम खाते हैं, है ना, तो हम क्या हो गए, उपभोक्ता। और इसका उपयोग सभी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, क्योंकि कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, है ना। लेकिन इन पेड़ पौधों का यूज़ वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, करते ही हैं करके। ठीक है, अब ये देखो, अंग तंत्रों का विकास। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है पता है, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। अब जैसे कि बात होती है, ये वाली पार्ट हो गया ना श्वसन की, तो श्वसन में ना सिर्फ और सिर्फ तुम बोल सकते हो कि नाक का काम नहीं होता है ना, यहाँ पर नाक काम करता है, उसके साथ में हमारी पाइप लगी रहती है, श्वास नली होती है, और प्लस उसमें क्या आ जाता है, हमारा फेफड़ा है वो काम करता है, प्लस उसमें के नीचे एक डायफ्राम होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 अंग मिलकर कौन सा काम कर रहे हैं, सिर्फ श्वसन का काम कर रहे हैं। तो ये अंग तंत्र हो गया। कौन सा हो गया, अंग तंत्र हो गया। मतलब जब बहुत सारे अंग मिलकर एक काम को कंप्लीट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, अंग तंत्र। अब जैसे बोलेंगे कि श्वसन के अंग तंत्र का नाम बताइए, तो ये अंग तंत्र क्या होता है, मतलब अंग तंत्र क्या बोला जाएगा, उसका अंग कौन सा काम कर रहे हैं, श्वसन का काम कर रहे हैं। लेकिन कितने सारे अंग भाग ले रहे हैं, नाक ले रहा है, श्वास ले रहा है, फेफड़ा ले रहा है, डायफ्राम ले रहा है, बहुत सारे ले रहे हैं। तो यही अंग तंत्रों का विकास कैसे डेवलपमेंट होता है इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको पढ़ते हैं। शारीरिक संरचनाओं मतलब हमारे शरीर की जो बनावट है कि सतह के परत दर परत मुड़ने या वलयित होने से, वलयित का मतलब वही मुड़ना होता है। ठीक है, अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना, एक ऐसी व्यवस्था का आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन, मतलब हम जो कुछ भी खाते पीते हैं वो लिक्विड में बदलता है। ठीक है, जैसे कि हम दाल चावल खाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे खून में दाल चावल बहेगा। ठीक है, वो क्या होता है, पहले हम उसको खाते हैं तो वो हम चबाते हैं, वो रस के रूप में बनता है, और फिर वो जो रस है वो हमारे खून में मिलता है, और खून का दौरान जो है वो पूरे हमारे शरीर में कंटिन्यू होते रहता है। उसके जरिए हमको क्या मिलता है, पोषण मिलता है, उसी को बोला जाता है आवागमन। ठीक है, आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे सेस्मा का स्त्राव, नमी युक्त सतह का होना, मतलब हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अंग रहते हैं जो कि थोड़े से चिपचिपे लिक्विड से बने हुए रहते हैं, उसी को श्लेष्मा बोला जाता है। जैसे कि नाक में देखना कभी भी वो रहते हैं, उस श्लेष्मा का काम करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना, मतलब देखो, खाने का पाचन होना भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, और उसके लिए परिस्थिति होना भी क्या है, जरूरी है, ये बता रहा है। जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्थाएं कई जीवों के शरीर में संरचना नजर आती है। उदाहरण के लिए
पौधों में प्रकाश संश्लेषण परिवहन, पता है ना प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य की सहायता से और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, तो उसको कौन सी विधि बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, परिवहन आदि संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नजर आते हैं। इन सबको मैं आज डिटेल में आप लोग को पढ़ाऊंगी। ठीक है, मनुष्य में जैविक प्रक्रिया, मनुष्य में जैविक प्रक्रियाओं का सबसे पहले दिया हुआ है पाचन और उनसे जुड़ी व्यवस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम, देखो डायग्राम आपको बनाना भी आना चाहिए क्योंकि इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो। ठीक है, ये देखो हमारे मुंह का, हमारा जो खाना है उसका पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ से आता है, ग्रसिका से आता है। ग्रसिका से फिर वो किस में आता है, डायफ्राम में नहीं आता है ना, डायफ्राम अलग भाग है। फिर वो ग्रसिका से आमाशय में आ रहा है, आमाशय से होकर वो यकृत में, बड़ी आमाशय से बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय से होते हुए लास्ट में इधर उधर से अपेंडिक्स तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखो भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर में हमेशा ऊर्जा से भरपूर बना रहता है। मतलब कि हम जैसे ही खाना खाते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी। साथ ही शरीर में वृद्धि, मरम्मत और तापमान बनाए रखने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के भोजन के अवयव क्या कौन कौन से हैं, तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। मतलब हमको खाने में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसको मैं तुम लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ, संतुलित भोजन किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको खानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसके अलावा अन्य कई पदार्थों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जैसे पानी, लवण, विटामिन आदि। आमतौर पर पाचन की प्रक्रिया द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। मतलब वही मैं बता रही हूँ, ये पीस जाता है, लिक्विड बन जाता है और फिर खून में मिल जाता है और खून जो बेहतर रहता है उससे हमारे शरीर को मिलता है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार की विशेषीकृत कोशिकाओं की जरूरत की आपूर्ति होती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ग्लूकोज नामक जो शर्करा है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की जरूरत लगभग सभी कोशिकाओं की होती है। यदि रक्त में इनकी मात्रा निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। मस्तिष्क से आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना प्रसारित होती है। इससे हमें भूख का क्या होता है, एहसास होता है। मतलब सोच लो आपको, हमारे कितने सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, हमारे भूख लगने की सूचना करते हैं। हमारे पेट में सिकुड़न हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है। देखना बोलते हैं ना, अरे भूख लगी है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सोच लो हमारी आंतें जो है वो दिमाग को सूचना देती है। ठीक है, तो हम खाना खाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखो क्या बोल रहे हैं, हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मलदार तक फैली एक लंबी नली होती है, जो कि मैं तुमको बताई हूँ, जिससे आहार नली कहते हैं। आहार नली की दीवारें अनेक वलित परतें पाई जाती है। वलित का मतलब क्या, ये देखो ये ऐसी मुड़ी 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 जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, उसी को बोलते हैं वलित भाग। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनके तथा बाहर कई प्रकार के पाचक अंग व ग्रंथियां हैं। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियों के आहार नली में भागों में स्रावित रस रहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, हम जो खाना बड़ा बड़ा टुकड़ा खाते हैं उसको छोटे छोटे भागों में या फिर सरल अणुओं में बदलने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, पाचन की प्रक्रिया तो मुंह से हो जाती है, मुंह से शुरू होती है, तो मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लार का स्राव लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें से 3 जोड़ी प्रमुख है। ये नाम याद रखना, क्योंकि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आता है क्वेश्चन। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट की लार की क्रिया होती है। चलिए क्रियाकलाप द्वारा छोड़ो, एक क्रियाकलाप को तुम लोग खुद ही पढ़ लेना, मैं तुम लोगों को काम की चीज़ बताऊंगी। ठीक है।